क्लासेस। हम लोगों ने पिछली कक्षा में विलेन के बारे में पढ़ा था और उससे संबंधित सारी जो एग्जाम्पल थे, फैक्ट्स थे, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल्स, वो सभी हम लोगों ने हल किए थे। आज की जो क्लास हमारी है वो वैद्युत रसायन की है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस वाली चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा ही चैप्टर का नाम ही है, जो वैद्युत ऊर्जा है उसका रासायनिक क्रिया में क्या प्रभाव होता है वो हम लोगों को पढ़ना है। अगर हम लोग किसी केमिकल में विद्युत ऊर्जा को प्रभावित करें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। तो इन सारे बिंदुओं में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल, वैद्युत अपघटनी सेल व गैल्वानी सेल में अंतर। नर्स का बहुत ही अच्छा समीकरण है, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। नेस्ट समीकरण, साम्यस्थिरांक, गिब्स ऊर्जा जो होती है, वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, मोलर चालकता और कोलराउस का नियम। फैराडे का लॉ भी है जो इलेक्ट्रोलिसिस के विषय में है। फिर जो हमारे पास विभिन्न तरह के सेल हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो होते हैं जो जैसे ड्राई सेल होता है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं, फिर ये ऊर्जा को नहीं दे सकता। पर सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिनको हम लोग फिर से चार्ज करें और फिर ऊर्जा हमें मिल जाती है, जैसे इन्वर्टर की बैटरी। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग अपना ध्यान लगाते हैं वैद्युत रासायनिक सेल को हम लोग समझेंगे। वैद्युत रासायनिक सेल क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल उस निकाय को क्या कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक वैद्युत अपघट में या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े दो विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में रखे होते हैं, उसे हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल के दो प्रकार होते हैं। पहला है वैद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा प्रकार होता है गैल्वनी सेल। गैल्वनिक सेल को हम लोग वोल्टी सेल भी कहते हैं। ये दोनों जो है, पहले में तो हम लोग देखिए जो केमिकल्स होता है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो उसके लिए ऊर्जा का स्रोत हमें देना पड़ता है। वैद्युत अपघटनी सेल, जिस सेल में वायु स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस सेल का जो कंस्ट्रक्शन होता है ये बहुत ही सिंपल होता है। एक कंटेनर होगा, जिस भी केमिकल्स को आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी है उसमें डालेंगे और इसके बाद दो इसमें इलेक्ट्रोड होंगे। इन दोनों इलेक्ट्रोडों में पॉजिटिव और नेगेटिव का संबंध हम लोग इलेक्ट्रिक सेल से कर देते हैं। जैसे ही यहां से धारा प्रवाहित होगी, इस कंटेनर में जो सब्सटेंस रखा हुआ है, केमिकल सब्सटेंस, वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। सपोज कर लीजिए आप लोगों ने इसमें जिंक क्लोराइड रखा है, ZnCl2 है, तो इलेक्ट्रोलिसिस इसमें शुरू होगी। Zn प्लस जो आयंस होते हैं, Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, ये जिंक में फॉर्म होगा। ये क्रिया हमारी जो है कैथोड पे होती है, इसको हम लोग अपचयन बोलते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई आयन इलेक्ट्रॉन को लेता है उसको हम लोग अपचयन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया में 2Cl-, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ये कन्वर्ट होगा Cl2 में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सो ये ऑक्सीकरण हुआ, ये एनोड पे होगा, इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। जिन क्रियाओं को हम लोग वैद्युत रसायन में पढ़ रहे हैं वो भी यही क्रिया है। हमने धारा का प्रवाह किया, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराया, तो ये जो केमिकल है जिंक क्लोराइड, ये अपने दो भागों में, दो अवयवों में बट गया। एक जिंक प्लस, सो जिंक प्लस कैथोड के पास जाता है,
2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जिंक के रूप में हो जाता है। और दूसरा 2Cl माइनस, ये एनोड के पास जाता है, इसका ऑक्सीकरण होता है। तो जिंक का अपचयन होता है और क्लोरीन का ऑक्सीकरण होता है। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ होनी शुरू हो जाती हैं। यही जो है वैद्युत अपघटनी सेल में होता है। वैद्युत अपघटनी सेल में देखिए हम लोगों ने यहाँ क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रोड से जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन इसमें डाला। होगा क्या कि जिंक क्लोराइड 2 पार्ट में बटेगा। जिंक आयन, ये इन्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये इस कैथोड के पास जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और जिंक में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसका अपचयन हो जाता है। क्लोरीन जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, ये एनोड के पास जाता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को देकर Cl2 बन जाता है। जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये इस तरह उसका अपघटन होता है। दूसरा सेल जो है हमें गैल्वानी सेल पढ़ना है। गैल्वानी सेल जो होता है जिस सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जिससे हम लोग केमिकल एनर्जीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम लोग गैल्वानिक सेल कहते हैं। गैल्वानिक सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग ड्राई सेल जब रिमोट में यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ड्राई सेल में केमिकल होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके जो उदाहरण होते हैं गैल्वानिक सेल के, वो ड्राई सेल है, डेनियल सेल है, बैटरी है, ये सभी गैल्वानिक सेल के उदाहरण हैं। और जिन सेलों को हम लोग पुनः चार्ज नहीं कर सकते उनको हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं, और जिन सेल को हम लोग चार्ज कर सकते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। जो डेनियल सेल है वो गैल्वानिक सेल का एक मुख्य उदाहरण होता है। हम लोग डेनियल सेल को समझेंगे। डेनियल सेल के लिए का जो संरचना होती है वो आपके सामने है। देखिए, ये जिंक की एक प्लेट है और इसको ZnClSO4 के सोल्यूशन में डाला गया है। दूसरा ये कॉपर की प्लेट है और ये जो सोल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर के सल्फेट के सोल्यूशन में डूबी हुई है। इन दोनों को लवण ब्रिज द्वारा जोड़ा गया है। ये लवण ब्रिज है जो एक कंडक्टिंग पाथ का काम करता है, इसमें KCl का विलयन भरा हुआ है। जिंक की प्लेट ये है, कॉपर की प्लेट ये है। जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn++ आयनों के रूप में विलयन में जाने लगते हैं। होता क्या है, जब आप इसको इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो धारा प्रवाहित होती है जिंक से कॉपर की तरफ। तो जिंक के जो इलेक्ट्रोड पर जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और वो Zn++ आयनों के रूप में विलयन में जाने लगते हैं, तथा कॉपर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर विलयन में Cu++ आयन कॉपर परमाणुओं के रूप में इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगते हैं। सेल में आयनों के लवण ब्रिज से अभ्यंतर परिपथ पूरा हो जाता है। ये जो लवण ब्रिज है ये परिपथ को पूरा करता है। कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर होने पर धारा का प्रवाह होने लगता है। ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं इनके पोटेंशियल में डिफरेंस हो जाता है जिससे धारा बहने लगती है। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, ये जो जिंक और कॉपर है, इनके मध्य जो विभवांतर का अंतर होता है उसे विद्युत वाहक बल EMF कहते हैं। EMF सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य विभव का अंतर होता है। धारा प्रवाह का जो कारण होता है, सेल में धारा क्यों बहती है, उसका कारण इनके पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है, इसको हम लोग EMF भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। और सेल का EMF की जो वैल्यू होती है E सेल, दिस इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड और एनोड की EMF में जो डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू सेल के EMF के बराबर होती है। जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है।
ऑक्सीकरण जो प्रोसेस होती है, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। तो जिंक सॉलिड स्टेट में है, ये इससे दो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलते हैं, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिंक से बाहर की तरफ इस वाले कंटेनर में होगा ये, और Cu इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है, इस वाले कंटेनर में अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। Cu इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है। अपचयन की जो क्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन को लेगा एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट। सो पहला स्टेप जो इस डेनियल सेल में की वर्किंग है, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, करंट फ्लो करती है, वो होता कैसे है? जिंक का जो कंटेनर है उसमें जिंक दो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करता है सॉल्यूशन में, और वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये दो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ से वहाँ तक, कॉपर आयन के पास पहुँचेंगे, और ये कॉपर आयन जो है Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। स्वतः परिवर्तित ऑक्सीकरण अपचयन की पूर्ण अभिक्रिया सेल अभिक्रिया कहलाती है। ये जो है सेल्फ प्रोपेल्ड प्रक्रिया है, ये अपने आप हो रही है। इसको इस क्रिया को करने के लिए बाहर से कोई ऊर्जा नहीं दी गई है। तो जो सेल की अभिक्रिया होगी, सेल अभिक्रिया, Cu प्लस एक्वस प्लस Zn सॉलिड, Cu सॉलिड प्लस Zn प्लस प्लस। ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। इस तरह की क्रिया हमारे डेनियल सेल में होती है। एनोड पे जो है ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे जो है अपचयन होता है। इसमें जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर का अपचयन हो रहा है। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस्ड हो रहा है। इस पूरी सेल को दिखाने का एक हमारे पास मेथड भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आरेख मेथड। इसको हम लोग शो कर सकते हैं ऐसे, Zn/ZnSO4 aqueous, फिर देन टू लाइन्स CuSO4 aqueous /Cu। इस मेथड से जब आप शो करेंगे तो आप इसको देखने से पता चल जाएगा कि सेल में जो है के इलेक्ट्रोड कौन से, जिंक, कॉपर, और सोल्यूशन में ZnSO4 एंड CuSO4 है। डेनियल सेल का सेल विभव जो होता है, डेनियल सेल विभव, डेनियल सेल विभव, इसकी जो वैल्यू होती है E कैथोड माइनस E एनोड। हम लोगों ने शुरू में ही इसको कर लिया था। यहाँ पे E सेल, इस सेल का जो विभवांतर होगा E कैथोड माइनस E एनोड होगा। हम लोगों ने जब प्रारंभ किया था तो वैद्युत रसायन में वैद्युत अपघटनी सेल और गैनुलिक सेल, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ चुके हैं अभी। तो ये जो टॉपिक है अभी हम लोगों को जानना है, इन दोनों में अंतर क्या है। पहला अंतर जो होता है वैद्युत अपघटनिक सेल में, कि किसी बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देनी पड़े, हमको इलेक्ट्रिसिटी कहीं और से देनी पड़ती है, तब जाकर के कोई केमिकल रिएक्शन होता है। जो रासायनिक क्रिया वैद्युत अपघटनी सेल में होती है, इलेक्ट्रोलाइट सेल में होती है, वो बाह्य ऊर्जा स्रोत की वजह से होती है। हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, हमारे पास बैटरी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई करे, तभी जो केमिकल्स हैं उनका अपघटन हो पाएगा। अपघटन के लिए ये पहली कंडीशन होती है अपघटनी सेल में, कि आपके पास एक ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए, आप बाहर से करंट की सप्लाई करें। जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है वो इसीलिए ही बना होता है, उसको बनाया ही जाता है कि वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सके। सो एक तरह से आप कह सकते हो कि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है।
जबकि ऐसा कुछ वैद्युत अपघटनी सेल में नहीं होता। वैद्युत अपघटनी सेल में केमिकल डिसोसिएट करते हैं, हम जो केमिकल्स होते हैं उनको आयनों में कन्वर्ट कर देते हैं बाहर की ऊर्जा दे करके। जबकि गैल्वेनिक सेल में हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। दूसरा जो अंतर होता है वो दोनों की बनावट में होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है। वैद्युत अपघटनी सेल का जो एनोड होता है वो पॉजिटिव ध्रुव होता है, गैल्वेनिक सेल का कैथोड पॉजिटिव ध्रुव होता है। ये बहुत ही बड़ा अंतर है दोनों सेल में। जो पॉजिटिव होता है ध्रुव होगा वो एनोड होगा वैद्युत अपघटनी सेल में, और यही पॉजिटिव ध्रुव जो गैल्वेनिक सेल में कैथोड हो जाएगा। वैद्युत अपघटनी सेल का नेगेटिव ध्रुव कैथोड होता है और गैल्वेनिक सेल का एनोड नेगेटिव ध्रुव होता है। चौथा अंतर जो मुख्य अंतर है वह केवल वैद्युत अपघटनी सेल के बाह्य परिपथ में बैटरियां ऊर्जा का अन्य स्रोत लगाया जाए। जो वैद्युत अपघटनी का बाहरी परिपथ है, जो सेल के बाहर है, इलेक्ट्रोलाइट के बाहर है, उसी में हम जो है ऊर्जा के स्रोतों को लगाएंगे। ये चौथा अंतर होता है। तो इस तरह वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में काफ़ी अंतर है। इन अंतर को आप समझें, पढ़ें और याद करें। ये अंतर ही इनके विशेषताओं को बताता है, क्यों ये अलग अलग होते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल का जो उद्देश्य होता है केमिकल्स को आयन में कन्वर्ट करना है, आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, और जबकि गैल्वेनिक सेल का जो उद्देश्य होता है आपको केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। वैद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा का रासायनिक प्रभाव है। वो जब विद्युत ऊर्जा को किसी रसायन में डालेंगे तो आयनों में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रोलिसिस करती है। जबकि गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी का वैद्य प्रभाव है। केमिकल एनर्जी जब विद्युत ऊर्जा में बदलती है तो गैल्वेनिक सेल बनता है। जर्मन भौतिक विज्ञानी नर्स के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रॉन M और M प्लस के विभव E और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn प्लस में एक संबंध होता है। नर्स ने क्या किया था कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो धातु के थे और विलयन में जो धातु के आयन थे, इन पे इसमें एक संबंध स्थापित किया था। इसी को नर्स का समीकरण कहते हैं। ये समीकरण जो है विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध स्थापित करता है। माना एक इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया हम लोग इसको समझने के लिए ले सकते हैं Mn प्लस Ne। Mn प्लस का जो मीनिंग है M धातु से N इलेक्ट्रॉन चले गए, उसने Ne इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो क्या होगा, इसका M ये धातु फिर पुनः बन जाएगी। ये धातु का आयन है। जर्मन भौतिक विज्ञानी नर्स ने जो कहा था वो ये कहा था कि E दिस इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log 10 1 by Mn प्लस। जहां पे E0 धातु का, E नॉट धातु का मानक इलेक्ट्रोड, धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा R जो है गैस नियतांक है, T परमताप, केल्विन, हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं। F जो है फैराडे कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोड जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है Mn प्लस है, N प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रोड
जो किसी क्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या है, विलयन में जो गए हुए हैं। और इसको हम लोग मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। नष्ट समीकरण को हम लोग मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 1 अपॉन m n प्लस 1। डेनियल सेल में Cu प्लस प्लस तथा Zn आयन Cu प्लस प्लस तथा Zn प्लस प्लस दो आयन फॉर्म होते हैं। तो इनकी किसी सांद्रता के लिए, कैथोड के लिए हम लिख सकते हैं, कैथोड के लिए E Cu प्लस प्लस स्लैश Cu, दिस इज इक्वल टू E0 E0 Cu प्लस प्लस स्लैश Cu माइनस RT अपॉन 2F log 1 अपॉन Cu प्लस प्लस। सो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस प्लस। एनोड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, E Zn प्लस प्लस स्लैश Zn, दिस इज इक्वल टू E0 Zn प्लस प्लस स्लैश Zn माइनस RT डिवाइड बाई 2F log 1 अपॉन Zn प्लस प्लस। ये Zn प्लस प्लस के मोल्स हैं। सेल विभव की वैल्यू क्या होगी, सेल विभव इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही सेल विभव होगा। सो ई सेल इज इक्वल टू, यहां पे इक्वेशन 1 आप लिख दीजिए, यहां पे इक्वेशन 2, 1 माइनस 2 हम लोग को करना पड़ेगा। ई Cu प्लस प्लस स्लैश Cu माइनस E Zn प्लस प्लस स्लैश Zn। दोनों के विभव का अंतर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को एग्जैक्ट विभव की वैल्यू पता चल जाएगी। दिस इज इक्वल टू E Cu प्लस प्लस की वैल्यू है E माइनस RT अपॉन 2F log 1 अपॉन Cu प्लस, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करिए, E0 Cu प्लस प्लस माइनस RT डिवाइड बाई 2F log 1 अपॉन Cu प्लस प्लस माइनस E0 Zn प्लस प्लस स्लैश Zn माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है, अगला साइन पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस RT डिवाइड बाई 2F log 1 अपॉन Zn प्लस प्लस। हम लोग करेंगे क्या कि इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, ये लॉगरिथमिक है। लॉगरिथमिक का एक फॉर्मूला होगा, आप लोगों को याद होगा, log A माइनस log B इज इक्वल टू log A डिवाइड B। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे जब भी दो लॉग का डिफरेंस हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है, उसको कंबाइन करते हैं तो log A माइनस log B इज इक्वल टू log A बाई B, ये फॉर्मूला होता है, इसका हम लोग उपयोग करेंगे। दिस इज इक्वल टू E Cu प्लस प्लस डेट्स Cu माइनस E0 Zn प्लस प्लस स्लैश Zn माइनस, इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे, RT डिवाइड बाई 2F log Zn प्लस प्लस डिवाइड बाई Cu प्लस प्लस। ये दोनों क्वांटिटीज एक साथ आ जाएंगी log A बाई B का फॉर्मूला यूज करने से। सो ये तो E सेल का हो जाएगा, E सेल इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी E सेल E0 सेल माइनस RT डिवाइड बाई 2F log Zn प्लस प्लस अपॉन Cu प्लस प्लस। सो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव करा, इस फॉर्मूला पे से हमें जो समझ में आ रहा है वो यह है कि दोनों आयनों की जो सेल का विभवांतर होगा वो दोनों आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। Cu प्लस प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर
बढ़ जाएगा, और Zn++ आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर घट जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे सेल का विभवांतर अच्छा हो तो हमें जो है Cu++ आयनों की सांद्रता बढ़ा देनी चाहिए और Zn की कम रखनी चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ा रहेगा। प्राकृतिक जो लघुगणक है उसका आधार, उसको हम लोग 10 ऑन द बेसिस ऑफ 10 चेंज करते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल होता है, ई सेल का विभवांतर, दिस इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग Zn++ अपॉन Cu++। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ये जो फॉर्मूला है ये हमने इसको नेचुरल लॉग 10 पे कर दिया है। सामान्य वैद्युत रासायनिक क्रिया के लिए अगर हमको एक रिएक्शन लिखना हो, हमारे पास एक क्रिया है सामान्य क्रिया, सामान्य रासायनिक क्रिया। इस क्रिया के लिए अगर हमें रिएक्शन लिखना हो, हमारी जो क्रिया है मॉलिक्यूल ए के ए मॉलिक्यूल्स प्लस बी मॉलिक्यूल बी के दोनों मिलकर के बनाते हैं सी मॉलिक्यूल सी के एंड डी मॉलिक्यूल डी के। इसके लिए हम लोग नर्स का इक्वेशन अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो होगा ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF लॉग Q। लॉग Q की वैल्यू को हम लोग इसके मोल से रिप्लेस करेंगे, E0 सेल माइनस RT डिवाइड बाई NF लॉग Q के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे C टू द पावर C D टू द पावर D डिवाइडेड बाई A टू द पावर A एंड देन B टू द पावर B। सो फाइनली आपके पास एक फॉर्मूला हो जाता है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी क्रिया में का जो इलेक्ट्रिक सेल में कितनी एनर्जी, विभवांतर कितना उत्पन्न होगा, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों के सामने एक प्रश्न है जिसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। निम्न अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। कौन सी अभिक्रिया? Mg+2Ag, Mg+++2Ag। इसको देखने से जो समझ में आ रहा है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं इस सेल में, एक मैग्नीशियम का और दूसरा सिल्वर का। और हम लोगों को इस सेल का जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड आउट करना है, कितना विभवांतर होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ये सेल को। तो पहले हम लोग सेल को निरूपित करते हैं शॉर्ट में। तो हमारी जो सेल होगी Mg/Mg++ 0.130 m। दूसरा इलेक्ट्रोड है Ag++ Ag+ 0.001 m। नर्स्ट के इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। ई सेल दिस इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT डिवाइड बाई 2F लॉग Mg++ अपॉन Ag+, स्क्वायर होगा इसका। सो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। E0 सेल की जो वैल्यू है 3.17 वोल्ट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है E0 सेल 3.17 वोल्ट। सो हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 3.17 वोल्ट माइनस, कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग Mg++ 0.130 अपॉन Ag 0.001 स्क्वायर। लॉग आप लोगों को सॉल्व करना आता ही होगा। लॉग टेबल का यूज करिए और इस टर्म को सॉल्व करिए। 3.17 वोल्ट, इस टर्म का जो सोल्यूशन आता है वो 0.21 वोल्ट आता है। दिस इज इक्वल टू 2.96 वोल्ट। सो हमारा जो ई सेल होगा, ये जो सेल बन रही है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2.96 वोल्ट होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले सेल को रिप्रेजेंट करेंगे
Mg प्लस प्लस Ag प्लस। इसके बाद नस का जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाउंड करने का, उसको लिखेंगे, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको लॉग सॉल्व करना आना चाहिए। नहीं आ रहा तो आप लोग प्रैक्टिस करके सीख लीजिए कि लॉग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लॉग टेबल से वैल्यूज़ को देखिए और पुट करिए। इस तरह ई सेल की वैल्यू 2.96 वोल्ट। ये विषय जो हम लोगों को समझना है वो है नर्स का समीकरण और साम्य स्थिरांक क्या है। पहले हम लोग समझते हैं कि साम्य होता क्या है, किसको हम लोग साम्य कहते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, देखिए Zn प्लस प्लस Zn प्लस प्लस CO, तो ये एक सेल को दर्शाता है। तो इसमें होता क्या है, Zn प्लस प्लस आयन जिंक जो है Zn प्लस प्लस में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट कैसे करता है, Zn जिंक प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये जो कन्वर्जन की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से धारा का प्रवाह निश्चित होता बढ़ने लगता है, तो होता क्या है इसमें। और दूसरा इसमें जो हो रहा है Cu प्लस प्लस, ये इसमें कन्वर्जन हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu। सो ये जो प्रक्रिया है, क्या ये अनंत काल तक चलेगी? निश्चित तौर पर आप तक कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो जिंक और कॉपर की मात्रा है वो निर्धारित होती है। आप चाहे जितना भी रखें, पर एक लिमिटेशन तो होगी। तो होता क्या है, जैसे जैसे समय बीतता है, जिंक आयन की सांद्रता जो बढ़ती चली जाएगी, जिंक आयनों की संख्या बढ़ेगी और कॉपर की Cu प्लस प्लस आयनों की संख्या घटती चली जाती है। कुछ समय बाद Cu प्लस प्लस तथा Zn प्लस प्लस आयनों की सांद्रता स्थिर हो जाती है। इसका क्या तात्पर्य है, सांद्रता स्थिर होने का मतलब? सांद्रता स्थिर होने का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा साम्य स्थिरांक। सांद्रता स्थिर होने का मतलब है कि अब न तो जिंक Zn प्लस प्लस बनेगा, ये जिंक का Zn प्लस प्लस में कन्वर्जन बंद हो गया, और न ही Cu प्लस प्लस Cu बनेगा। यानी हमारी, इसका अर्थ हुआ कि हमारी जो क्रिया थी वो रुक गई। अगर आप वोल्ट मीटर लगा करके इसको जानना चाहते हो तो उस समय होगा क्या, वोल्ट मीटर की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा, आपकी अभिक्रिया रुक गई। तो उस समय आपका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा सेल का, ई सेल, इसकी वैल्यू होगी 0। और हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन में साम्य स्थापित हो गया है। तो आप इसको ऐसे समझें, जब आप हमारे इलेक्ट्रिक सेल में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम उसको कहते हैं साम्य स्थापित हो गया, अब अभिक्रिया रुक गई है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, ई सेल की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ई, दिस इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, नर्स के इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा था 2.303 RT डिवाइडेड बाई 2F log Zn प्लस प्लस अपॉन Cu प्लस प्लस। सो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट सेल दिस इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन 2F log Zn प्लस प्लस अपॉन Cu प्लस प्लस। साम्यावस्था में होता क्या है, जैसे ही साम्य आपका होगा तो Zn प्लस प्लस Cu प्लस प्लस को हम एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके रेशियो को Cu प्लस प्लस, साम्य स्थिरांक किसको बोलते हैं, Kc, साम्य स्थिरांक 298 केल्विन। ई सेल की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट सेल दिस इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई 2 log Kc, दिस इज इक्वल टू 1.14। जो हमारा डेनियल सेल होता है ना, उसका विभवांतर जो होता है 1.1 वोल्ट होता है। ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1.1 की वैल्यू पुट कर दी। log Kc इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू
1.1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 0.059 V. This is equal to 37.28. So Kc is equal to 2 multiplied by 10 to the power 37. 298 केल्विन पर ये मानक विभव और साम्य स्थिरांक के बीच में जो संबंध होता है उसको हम लोग ये इस फॉर्मूले से यूज करते हैं. E नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log Kc. ये रिलेशनशिप होता है किसी भी साम्य स्थिरांक और सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जो संबंध होता है. E नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc. साम्य स्थिरांक से जो तात्पर्य है वो है कि साम्यता आपको लोगों को समझ में आ गई होगी कि जब हमारा इलेक्ट्रिक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है तो उसी को हम लोग साम्यता कहते हैं. साम्यता से में होता क्या है कि Zn Cu Zn प्लस प्लस Cu. सो जिंक जो है जिंक आयन में कन्वर्ट नहीं होगा और कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट नहीं होगा, दोनों का कन्वर्शन रुक जाएगा. इसी को हम लोग साम्यता कहते हैं और इसकी वैल्यू को हम लोग इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी हम लोगों ने साम्य स्थिरांक के बारे में पढ़ा था. ये एक न्यूमेरिकल है. निम्न अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए. Cu प्लस 2Ag Cu प्लस 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 2Ag. E नॉट सेल है 0.46 वोल्ट. हमें साम्य स्थिरांक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. साम्य स्थिरांक मीन्स Kc की वैल्यू कितनी है. जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है E नॉट सेल, जितने भी फॉर्मूलेज हैं जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन करना है उन सारे फॉर्मूलों को प्रैक्टिस करके आप लोग याद कर लिए. अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. और दूसरी बात यह है कि केमिस्ट्री में लॉग का यूज़ होता है. जो हमारी कैलकुलेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है छोटी, उसके शॉर्ट करने के लिए लॉग का यूज़ करता है. तो लॉग टेबल को आप लोग देखना और उसका एप्लीकेशन सीख लीजिए. E नॉट सेल दिस इज इक्वल टू 0.059 वोल्ट डिवाइड बाई 2 लॉग Kc. ये फॉर्मूला होता है. वैल्यूज को हम लोग पुट करें. E नॉट सेल के वैल्यू है 0.46. सो यहाँ पे होगा 0.46 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 लॉग Kc. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे. R log Kc इज इक्वल टू 2 multiplied by 0.46 upon 0.059. This is equal to 15.6. Therefore, Kc is equal to anti-log 15.6. Anti-log की log टेबल से वैल्यू सब लोग चेक करें. इसकी वैल्यू आएगी 3.92 multiplied by 10 to the power 15. This is Kc. ये जो है इस दी गई अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक है. इसकी गणना करने के लिए फॉर्मूला का यूज जो है E सेल 0.059 वोल्ट अपॉन 2 लॉग Kc. वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे, लास्ट में एंटी लॉग निकालेंगे. वैद्युत रासायनिक सेल की अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा. हम लोग इसमें सेल की ऊर्जा को जानने का प्रयास कर रहे हैं. 1 सेकंड में किया गया कार्य कुल प्रवाहित आवेश एवं विद्युत विभव के गुणनफल के बराबर होता है. कुल प्रवाहित आवेश Q हुआ, विद्युत विभव V हुआ, तो Q और V का जो प्रोडक्ट होता है वही किया गया कार्य होता है. ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा. Q मल्टीप्लाइड बाई V, ये आपको पूरी ऊर्जा को बताएगा. अगर किसी सेल का EMF E स्टैंड फॉर EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल. दूसरा आवेश NF, टोटल आवेश है. E की वैल्यू जो है EMF ऑफ सेल है, NF पूरा आवेश है. तो अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे. डेल्टा RG
दिस इज इक्वल टू माइनस NF इंटू ई सेल। सेल के ईएमएफ को टोटल चार्ज से लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो गिब्स फी डेल्टा आरजी होता है, गिब्स फी एनर्जी कहते हैं, ये मात्रात्मक ऊष्मा का गुणधर्म है। मात्रात्मक ऊष्मा गुणधर्म है। इसमें हम लोग हीट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग एक इक्वेशन लिखें Zn प्लस सी यू प्लस प्लस कन्वर्जन हो रहा है इसमें Zn प्लस 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 सी यू। इसके लिए अगर हम लोग गिब्स फी एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे तो वो होगा डेल्टा आर जी, दिस इज इक्वल टू माइनस 2FE सेल। इसकी वैल्यू इतनी आएगी। दूसरा रिएक्शन हम लोग लेते हैं जिसके लिए हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन लिखने का प्रयास करेंगे। 2Zn जिंक के 2 प्लस 2Cu प्लस प्लस एक्वस, इनके रिएक्शन से 2Zn प्लस 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 2Cus। इसके लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होगा डेल्टा आर, इसमें टोटल जो मॉलिक्यूल होंगे 4 मॉलिक्यूल अफेक्टेड हैं, तो -4FE सेल। अगर किसी रिएक्शन में स्पीसीज की का कॉन्सेंट्रेशन और इकाई हो तो उस कंडीशन में जब जो रिएक्शन लिखते हैं हम लोग वो लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। So this will be equal to Gibbs free energy will become delta R G naught is equal to minus NFE cell, E naught cell। इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस RT log K, दिस इज डेल्टा RG। ये गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन का इक्वेशन है, इसका यूज़ करके आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। डेनियल सेल, हमारे पास एक प्रश्न है। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्न अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। अभी अभी हम लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी के लिए एक फार्मूला का डेरिवेशन किया था, उसी फार्मूले का हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करना है। सो इसका सोल्यूशन होगा Gibbs free energy delta R G, this is equal to minus N F E cell, E naught cell. So N is equal to 2, F is equal to 96487 coulomb per mole, E naught cell इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधे डायरेक्टली आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे। डेल्टा आर जी गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन इज इक्वल टू 2 इंटू एफ 96487 कूलम मोल इनवर्स इंटू 1.1 वोल्ट। मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। दिस इज इक्वल टू -21227 मोल इनवर्स। दिस इज इक्वल टू 212.27 किलो। ये हमारी एनर्जी हो जाएगी। वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता, ये टॉपिक है जिसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। जनरली जो होता है कि जब भी करंट फ्लो करती है, कहीं कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, अगर वो हमारा कंडक्टर भी है, सपोज कर लिए ये कंडक्टर है, इसमें धारा का प्रवाह हो रहा, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव जब करते हैं तो उनके रास्ते में मॉलिक्यूल आएंगे, आयन आएंगे, इवन इलेक्ट्रॉन से भी कोलिजन होता है। तो ये जो बहुत सारे अवरोध होते हैं इनको हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं।
इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक इसी तरह जिस तरह एक सामान्य से कंडक्टर में जब धारा का प्रवाह होता है तो उसके विरोध में एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, ठीक इसी तरह जब धारा इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित होती है तो उसमें भी प्रतिरोध होता है। तो हम लोग उसका अध्ययन करेंगे कि वो प्रतिरोध क्या किस तरह का होता है। ये जो वैद्युत प्रतिरोध होता है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात इस वैद्युत प्रतिरोध के लिए आती है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जो कंडक्टर का लेंथ होगा उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप एक छोटा वायर लें, सपोज कर लीजिए 1 मीटर का लिया और दूसरा आपने 10 मीटर का लिया, तो जो 10 मीटर का वायर होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा जो 1 मीटर का वायर होगा उसके समानुपात। दूसरा फैक्टर होता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। यहाँ पे जो A है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मीनिंग है कि अगर हम लोग पतले वायर को लें तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है इसकी बजाय कि मोटे वायर की। आप लोगों ने देखा होगा जो बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है वो बहुत पतला होगा। पतला इसलिए बनाया जाता है कि उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो। और जो वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है जिसमें करंट आता है आपके घर तक, उसको आप देखेंगे कई वायर को एक साथ रैप करके बनाया जाता है और मोटाई भी ज़्यादा होती है, एक की जगह 4-5 वायर होते हैं। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध कम होगा तो ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो कर जाएगी, जो धारा का क्षय होता है वो कम हो जाता है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो हम पाते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसको हम लोग रिमूव करेंगे। R इज इक्वल टू रो अपॉन L बाई ए। यहाँ पे जो रो है, रो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप इसको कह सकते हो विशिष्ट प्रतिरोध। अब किसी भी पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो एक अलग क्वांटिटी होता है। विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू जो होगी रो इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइड बाई एल। अगर हम A को 1 मीटर स्क्वायर लें, एक वायर लें जिसका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रो इज इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू R। सो जब हम विशिष्ट प्रतिरोध को डिफाइन करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ उसकी 1 मीटर हो। किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर का जो भी प्रतिरोध होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध को आप मेजरमेंट जब हम लोग करते हैं R का, तो उसका यूनिट होता है ओम। ओम जो प्रतिरोध की यूनिट होती है। और विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी ओम मीटर, या फिर आप ओम लोग ओम सेंटीमीटर लिख सकते हो। ये जो टर्म है कंडक्टिविटी है, चालकता कहते हैं। चालकता किसी पदार्थ की जो होती है वो प्रतिरोध का इन्वर्स होती है। G इज इक्वल टू 1/R। प्रतिरोध का इन्वर्स चालकता के बराबर होता है। इसको हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। ये प्रतिरोध का इन्वर्स होता है। G इज इक्वल टू 1/R। R की वैल्यू हम लोगों ने जो पहले पढ़ी थी, R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई, यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे 1 अपॉन रो L डिवाइड बाई ए, ट्रांसपोज हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू A अपॉन रो L। सो कंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है G इज इक्वल टू 1/R। इसकी यूनिट होगी मो और ओम टू द पावर -1। हम लोग सीमेंस भी यूज़ कर सकते हैं।
जिसमें हम लोग कंडक्टेंस की यूनिट मेजर करते हैं। जब कभी पदार्थों में करंट फ्लो करती है तो उसकी बेसिस पे पदार्थों को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पदार्थों को चालक हम लोग कहते हैं। चालक कंडक्टर वे पदार्थ जिनसे होकर के धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, उनको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। जो करंट फ्लो करती है कंडक्टर्स में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करती है। तो जिन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है वे गुड कंडक्टर कहे जाते हैं, बहुत अच्छे चालक होते हैं। जैसे सभी धातुएं आप देख लीजिए, एलॉयज देख लीजिए, मिश्र धातुएं, ये सभी जो है करंट के बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है इन्हीं कंडक्टरों की वजह से ही है। और विद्युत रोधी जो जिन्हें हम कहते हैं चालक, और दूसरे होते हैं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी को बैड कंडक्टर कह सकते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमें सिर्फ कंडक्टर की जरूरत होती है, हमें विद्युत रोधियों की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन, इन सब से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। इसका मूल कारण होता है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जिन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते उनमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। और तीसरी कैटेगरी आती है कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स। ये वे पदार्थ होते हैं जिनको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। ये किन्हीं परिस्थितियों में धारा का प्रवाह करते हैं या किन्हीं परिस्थितियों में नहीं करेंगे। जैसे सिलिकॉन हुआ, डोपिड सिलिकॉन हुआ, और आर्सेनिक हुआ, कार्बन ब्लैक हुआ। ये कार्बन ब्लैक और ग्रेफाइट ये चालक की कैटेगरी में आते हैं, ये अर्धचालक की कैटेगरी में नहीं आते हैं। सिलिकॉन, डोपी सिलिकॉन और आर्सेनिक ये सभी अर्धचालक की कैटेगरी में आते हैं। इनको हम लोग सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। पूरा एक ब्रांच होता है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनते हैं वो सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं। चौथी कैटेगरी के जो पहले तीसरी कैटेगरी के होते हैं सेमीकंडक्टर, जिनको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। चौथी कैटेगरी के अतिचालक आते हैं। अतिचालक का मतलब होता है सुपर कंडक्टर, ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य हो जाए। प्रतिरोध शून्य से होगा तो क्या होगा, उनकी चालकता अनंत हो जाएगी। अगर आर की वैल्यू को हम लोग जीरो कर देते हैं तो क्या होगा, जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जो सुपर कंडक्टर की जो परिकल्पना है उनकी प्रतिरोधकता शून्य होती है। और अभी भी कुछ धातुएं हैं जो 0 से 15 केल्विन पे मिश्र धातुएं हैं, सिरेमिक पदार्थ हैं जो 150 केल्विन पे सुपर कंडक्टर होते हैं। सुपर कंडक्टर्स में धारा का प्रवाह निर्बाध रूप से होता है और इन पदार्थों का प्रतिरोध शून्य होता है। हम लोगों के पास जो टॉपिक है जिसको समझेंगे वो है मोलर चालकता। मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम, दिस इज इक्वल टू के अपॉन सी। स्थिरता पर किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता C पर मोलर चालकता लैम्डा एम की निम्न परिभाषा होती है। लैम्डा एम इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 100 इंटू के डिवाइड बाई सी। के विलयन की विशिष्ट चालकता है। सी यहां पे जो है वो विलयन की मोल प्रति लीटर में सांद्रता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 kV। यहाँ पे V की वैल्यू जो होगी वो विलयन की तनुता होगी, डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। विलयन का लीटर में वह आयतन है जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित हो
तो तनुता का जो प्रभाव पड़ता है वो मोलर चालकता तनुता बढ़ने के साथ बढ़ जाती है किसी भी विलयन की। प्रबल वैद्युत अपघट जैसे HCl की मोलर चालकता समान सांद्रता के दुर्बल वैद्युत अपघट CH3COOH को अगर हम लोग लेते हैं तो विलयन की मोलर चालकता में बहुत अधिक होती है। प्रबल की जो वैद्युत अपघट होते हैं उनकी धीरे धीरे बढ़ाने पे धीरे धीरे बढ़ती है और दुर्बल की शीघ्रता से बढ़ जाती है। अगर हम लोग अनंत तनुता कर दें तो उसके बाद होता क्या है कि मोलर चालकता घटने लगती है। प्रबल वैद्युत अपघटकों की तुलना तनुता विलयनों की मोलर चालकता तनुता बढ़ाने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती है और अत्यधिक C इज इक्वलेंट टू 0 जब बहुत कम तनुता हो जाती है पर मोलर चालकता एक सीमांत मान लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच जाती है। सीमांत मान मोलर चालकता उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहलाती है, उसको हम लोग लैम्डा m इन्फिनिटी कहते हैं। अनंत तनुता पर आयनीय आकर्षण नगण्य हो जाता है। आयनों के स्वतंत्र अभिमन का कोलराउस का नियम हम लोग पढ़ेंगे। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट की कुल चालकता में प्रत्येक आयन एक निश्चित मात्रा का योगदान करता है जो दूसरे आयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। किसी वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा f इन्फिनिटी उसके धन आयनों और ऋण आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का कुल योग होती है। हम लोग अगर इसको सिंबॉलिकली लिखें तो लैम्डा m इन्फिनिटी इज इक्वल टू V प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी प्लस V माइनस लैम्डा m इन्फिनिटी। V प्लस और V माइनस, V प्लस जो स्टैंड कर रहा है एक अणु से उत्पन्न धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या। V प्लस धन आयनों की संख्या है और V माइनस ऋण आयनों की संख्या है। HCl के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं HCl के लिए V प्लस इज इक्वल टू 1 और V माइनस दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1, दोनों की वैल्यू 1 होगी। CaCl2 का एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड, इसके लिए V प्लस 1 एंड V माइनस 2 बिकॉज क्लोराइड के 2 आयंस फॉर्म। आयन की जो चालकताएं होती हैं वो योगशील होती हैं आयनों के स्वतंत्र अभिमान के लिए। अगर हम लोग HCl का विश्लेषण करें उसकी वैल्यू x लिखें तो लैम्डा इन्फिनिटी MXH प्लस प्लस Cl माइनस क्या है CH3CONA y रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m Na प्लस CH3COO माइनस और NaCl का जो होगा वो Z हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा इन्फिनिटी MNA प्लस लैम्डा इन्फिनिटी MCl। अगर हम लोग x प्लस वाई माइनस Z एज्यूम करते हैं कि CH3COOH की वैल्यू कितनी होगी तो लैम्डा MH प्लस लैम्डा M CH3CO माइनस ये इक्विवेलेंट होगा। वैद्युत अपघटन को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। सो इसमें होता क्या है वैद्युत अपघट का विद्युत धारा द्वारा अपघटन का मतलब होता है विघटन। जो कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो दो पार्टों में। हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। 2NaCl सोडियम क्लोराइड है, इसका अगर वैद्युत अपघटन कराया जाए तो ये दो पार्ट में आएगा 2Na प्लस Cl। होता क्या है इसमें कैथोड, सेकेंड पार्ट जो विद्युत अपघटन का होता है वो एनोड पे होता है। सो Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये फॉर्म होगा Na, इसको अपचयन कहते हैं, रिडक्शन।
जो क्लोरीन आयन है 2Cl माइनस, ये फॉर्म करेंगे Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आएंगे। इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन की प्रक्रिया कैथोड पे होती है और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया एनोड पे होती है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट सेल होता है उसमें जो भी कंपाउंड होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एनायन कैटायन फॉर्मेशन के, उसमें जैसे ही हम करंट का फ्लो कराते हैं वो दो पार्ट में अपने आप विभाजित हो जाता है। एक पार्ट जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा, दूसरा पार्ट एनोड की तरफ जाएगा, और ये पूरी प्रक्रिया जो है वैद्युत अपघटन कहलाती है।